शुरू हो जाएगी। पिछली मशीन प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स पर आवर, अगली प्रोड्यूस कर रही है 80 यूनिट्स पर आवर, तो 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री बीच में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। और जब इन्वेंट्री बिल्ड होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को क्या होता है, देयर आर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपका कैपिटल लॉक होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से आपकी कोशिश शुरू से ये होती है कि मैं अपनी लाइंस बैलेंस रखूँ, मेरी अननेसेसरी इन्वेंट्री पाइलअप होने ना शुरू हो जाए। ये नहीं वो कर सकता कि जी अच्छा अब इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है तो मैं पिछली मशीन बंद कर दूँ, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि मशीनरी को बंद करना और खोलने में उसकी अपनी एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, वेस्टेज होना शुरू हुई थी उसके साथ। तो वो बैलेंसिंग है। एक्सपेंशन और एक्सटेंशन और एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन? हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं कि जी आपने अपनी प्रोडक्शन लाइन एक्सटेंड कर दी, जो रॉ मटेरियल यहाँ से ले रहे थे, कुछ पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो इनपुट के तौर पे आ रहे हैं, आपने वो भी प्रोडक्शन लाइन उधर लगा ली, के बजाय वहाँ से परचेज करने के ये चीज़ भी खुद बना लूँ। आप यहाँ पे प्रोडक्ट को फिनिश कर रहे हैं, आपने कहा नहीं जी मैं इसकी वैल्यू एडिशन और करता हूँ, मैं और कुछ काम करके मजीद मार्केट में, तो यू आर एक्सटेंडिंग योर सेल्फ। और एक्सपेंशन जो है, जिस तरह जस्ट लाइक अ बैलून, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो यू आर इंक्रीजिंग योर सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम, जिसके लिए एक लाइन लगी थी तो पैरेलल में आपने दूसरी लाइन भी लगा दी। एक्सटेंशन वर्सेस एक्सपेंशन, तो जहाँ पे दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं वहाँ पे इट वुड बी इमटेरियल। आगे एक आध अपना आपका सेक्शन है जहाँ पे एक वर्ड दोनों में से यूज हुआ है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है अपना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी ऑफिसर के आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव हाईलाइटेड एक्सप्रेशन दैट टैक्स क्रेडिट अंडर 65B हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर अ specific purpose of BMR which excludes the routine repairs during which certain worn out parts like stores and spares of the old plant and machinery have to be compulsorily replaced. The very purpose of मशीनरी की जो रिप्लेसमेंट है या मॉडर्नाइजेशन का जो एक वर्ड ऊपर यूज हुआ था, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। मॉडर्नाइजेशन ये है कि आपके पास ये वर्जन थी मशीनरी की, आपने इसका एडवांस वर्जन लगा लिया। जब एडवांस वर्जन लगाएंगे तो उसके दो फ़ायदे होंगे कि या उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर होगी, या उसकी स्पीड तेज़ होगी, या उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, राइट। दूसरी है सिंपल रिप्लेसमेंट, कि जनाब आपके पास यही वर्जन था लेकिन यह पुराना हो गया, नया मार्केट में भी वर्जन नहीं आया, तो आपने कहा ये बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मैं अब यही मशीनरी दोबारा लेता हूँ, तो क्योंकि मेरा शट डाउन हो रही है प्रोडक्शन बार बार, राइट। लेकिन ये एंटायर प्लांट एंड मशीनरी बदलनी है, इसका कोई पुर्जा नहीं आपने बदलना, जिसको ऑफिसर यहाँ पे चार्ज कर रहा है। ड्यूरिंग विच सर्टन worn out parts, stores and spares of the old plants and machinery have to be compulsorily replaced. The very purpose of section 65B is to encourage extension, expansion, balancing, modernization and replacement of plant and machinery of already existing manufacturing concerns. Secondly, the said piece of legislation was introduced to encourage new investment in the country, which shall be defeated if the tax credit is given against an ongoing process of routine replacements. वो कह रहा है जी पर्पज़ ये नहीं था कि आपके जो पुर्जे ख़राब हो गए हैं और वो आप अपना चेंज करते फिरें। ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, इसका हमेशा मकसद जो आपके सेकंड शेड्यूल की एग्जाम्पशन है या टैक्स क्रेडिट्स हैं, उसका इकोनॉमिक फॉल आउट होता है कि आपने किसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को या किसी इंडस्ट्री को ग्रो कराना है या ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कुछ फैसिलिटेशन करनी है जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो करे। वो कह रहा है जी दिस सेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू encourage new investment in the country, which shall be defeated if the tax credit is given against an ongoing process of routine additions and replacements which are actually in the nature of annual repairs and do not constitute modernization replacement in the true sense of the word. अच्छा जी, कुछ फर्दर भी है लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं कि ये आर्गूमेंट ज़रा थोड़े से गलत हैं। It is also mentioned here that BMR in any plant and machinery results firstly in increased production, increased efficiency of plant and machinery and reduces cost of manufacturing. However, in the instant case, none of the aforementioned benefits are evident from record. बेहतर होता कि अगर अब इस इन लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स के साथ अगर वो कोई कंपैरेटिव चार्ट भी बना देता उसका कि जनाब ये आपकी प्रोडक्शन रेशोज़ हैं, ये आपकी कॉस्ट एफिशिएंसीज रेशोज़ हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आपकी नॉर्मल रूटीन की worn out पार्ट्स की रिप्लेसमेंट है, ये BMR नहीं हो रहा आपका। The taxpayer was
specifically requested to provide complete set of accounts and communicate installed capacity. अब ये important है. The taxpayer was specifically required to provide complete set of accounts and communicate installed capacity in comparison with immediately preceding year to ascertain the improvement brought about by the claimed so-called BMR. The same was not filed, for which the reasons are not difficult to fathom. कि जी उसने अपनी इंफॉर्मेशन होल्ड बैक की है. Coming to efficiency of plant and machinery, the results are even otherwise also not favorable to the stance of the taxpayer, as expenses on account of fuel and power, store consumption and repair and maintenance have substantially increased. वो कह रहा जी कम होने की बजाय आपके उल्टा इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन अगेन जब तक आप इसका कंपैरेटिव चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपकी बात में उतना वजन रहेगा नहीं, जब तक आप उसको मैथमेटिकली साथ में प्रूव नहीं करेंगे. अगर कर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता. अच्छा जी, एक और चीज़, इस आर्गुमेंट को ज़रा देखिएगा. इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स एडिशंस कर रहे हैं. इसकी एक एसोसिएटेड जजमेंट है जो मेरे ख्याल में जस्टिस साकिब निसार ने प्रॉब्ली 2015 पे इस जजमेंट में डिसीजन दिया था, लेकिन जो डिसीजन था वो 1979 के ऑर्डिनेंस के हवाले से था. तो ऑफिसर्स उसको स्ट्रेच करके यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं. मैंने वो जजमेंट डिटेल में पढ़ ली और एक आध जगह जाके वहाँ पे लकूना है कि मेरे नज़दीक ये नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल आपने करनी है तो करते रहें, कोर्ट्स आगे वेट करती रहेंगी इसको कि नहीं जी सही है या गलत है. तो कुछ ऑफिसर्स इस पर, इसका क्रक्स ये है कि वो कह रहे हैं कि जी अगर आप 65B का क्लेम ले रहे हैं तो जितना आपने क्लेम ले लिया टैक्स क्रेडिट की सूरत में उतना मैं प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट रिड्यूस कर दूंगा अपना. ठीक है जी, इसका क्रक्स ये है. आपको जजमेंट चाहिए होगी मैं दे दूंगा, आप जजमेंट को ज़रा 6-7 सफ़े की सिर्फ जजमेंट है, उसके साथ 8 शेड्यूल, हाजी साहब 1979 का 8 शेड्यूल था जो डेप्रिसिएशन को डील करता था. 8 शेड्यूल था, शेड्यूल 8 था मेरे ख्याल में 1979 के ऑर्डिनेंस का. उस जजमेंट को उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको अपेरेंटली पहले फीलिंग आएगी कि जी ये ऑफिसर ठीक कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ज़रा डिटेल में जाके देखेंगे और अब जो लॉ में जो चेंजेस आई हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो लकूना हाईलाइट हो जाएगा कि ये स्टैंड नहीं करेगी. लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले. वो कहता है कि जी एज पर कोड नंबर फलाना ऑफ द रिटर्न यू हैव क्लेम टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65B एट द रेट ऑफ 10% ऑफ रुपीज़ इतना ऑन एडिशन मेड एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इतना. Perusal of the record further reveals that you have claimed initial and normal depreciation at itna. On addition made in plant and machine, the claim of initial and normal depreciation is incorrect on addition made in plant and machinery, since you have already claimed tax credit under 65B as deduction of rupees itna against income, and the same is to be excluded while determining the cost of an asset for the purpose of depreciation allowance. वहाँ पे जहाँ पे डेप्रिशिएशन हम देते हैं वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जनाब अगर इस एसेट जिसके ऊपर आप सेक्शन 22 के अंदर टूवर्ड दी एंड मेरे ख्याल में कई वर्ड्स लिखे हुए एक्सप्लेनेशन से ऊपर कि जिस एसेट पे अगर आप डेप्रिशिएशन दे रहे हैं, और नॉर्मली वो 23, 24, 25 में सब जगह लिखा है कि अगर इस एसेट के ऊपर आपने कहीं ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं और पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली हुई तो यहाँ पे डबल डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. तो उस वर्ड्स को वहाँ से मिला के इस जजमेंट के साथ मिला के और 76 के साथ मिला के ऑफिसर्स ने कंस्ट्रू किया कि जी जिस हद तक आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया है उतनी वैल्यू आपकी प्लांट और मशीनरी की मैं उसमें से माइनस करके रिमेनिंग पे डेप्रिशिएशन दूंगा. सेक्शन 76 ये है. सर उसमें डिडक्शन का लफ्ज़ है ना, ये तो बाय द स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हम वो डिडक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर डिडक्शन को कहा कि जी डिडक्शन इज डज नॉट मीन एक्सपेंडिचर, डिडक्शन मीन्स एवरीथिंग जो आपने माइनस करनी है दैट इज डिडक्शन. तो वो जजमेंट्स का वो पोर्शन ऑफिसर्स उठा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं देख रहे कि जनाब ये इन द नेचर ऑफ टैक्स क्रेडिट जो है ना एक अलहदा चीज़ है, इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. और वहीं पर एक और चीज़ है जो अब के उस लॉ में 79 के अंदर डेफिनेशन के अंदर वो इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन है कि ये गलत है, ये आगे जाके कोर्ट्स में स्टैंड नहीं करेगी. बहरहाल आपने डिमांड खड़ी करनी है तो आप करते रहे, मैं आपको जजमेंट दे दूँगा. इफ़ एनीबडी वांट्स दैट वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे दूँगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका 65E. ये आपका वो शेयर्स वाला काम है जिसमें आप कहते हैं कि जी आपने 100% न्यू इक्विटी या 70% इक्विटी के साथ आपने काम करना था. एग्जामिनेशन ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर रिवील्स दैट यू हैव क्लेम टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 65E एट 6 or 7 million.
The said credit is available to an industrial undertaking which invests any amount with at least 70% new equity. At least 70% new equity, ये मिनिमम उसने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दी है. अब आप 80 कर लें, 90 कर लें, लेकिन 69.9 नहीं हो सकती. अगर कोई कहेगी जी मेरी 69.8 है तो राउंड ऑफ करके 70 कर लें, तो नॉर्मल आपका इनकम टैक्स का प्रिंसिपल ये है राउंडिंग ऑफ का कि अगर 65.5 कोई चीज़ है तो आप उसको 66 समझेंगे और 0.5 से कम है तो उसको नीचे ले आएंगे. लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहेगा जी मेरा 69.8 है, 7 है, 9 है, तो उसको आप कहेंगे नहीं जनाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब तक 70% नहीं होगा मैं नहीं दूंगा आपको. अच्छा जी. And raise through issuance of new shares in the purchase and installation of plant and machinery for an industrial undertaking for the purposes of a new project or expansion of the plant and machinery already installed therein. Further, the said tax credit is available for a period of 5 years. अच्छा, अब इसमें ये देखिए, जिस तरह 65B आपने पढ़ा था, 65E भी इसी तरह डिटेल से पढ़िएगा तो उसमें भी 8, 10, 12 कंडीशंस निकलेंगी. जिस तरह 65B आपको हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे भी आपकी कंडीशन उसी तरह है. सेकेंडली, कई दफ़ा ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि शेयर डिपॉजिट मनी आया हुआ था और उसके अगेंस्ट आपने टैक्स क्रेडिट्स अलाउ कर दिए. वर्ड शेयर डिपॉजिट मनी नहीं है. शेयर डिपॉजिट मनी तो 4 साल भी वो रख सकता है उसके नाम के साथ कि जी शेयर डिपॉजिट मनी मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है. जब तक शेयर इशू नहीं होते तब तक ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, जब तक ये इशू नहीं होंगे लोगों ने शेयर कि जी शेयर डिपॉजिट मनी आ गया तो ठीक है, दैट इज गुड इनफ. नहीं, जब तक शेयर इशू नहीं होंगे आपको ये टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है. आगे वो कहते हैं कि जी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन न्यू इक्विटी मींस इक्विटी रेज थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. उसने ये नहीं कहा था कि जी डिपॉजिट लेके रख लो. Against cash by the company and shall not include loans obtained from shareholders or directors, provided that short-term loans and finances obtained from banking companies or non-banking. अच्छा, ये मुझे बताएं कि कुछ कंपनीज बोनस शेयर्स भी इशू कर देती हैं. अगर बोनस शेयर्स आए हों तो फिर 65E मिल जाएगा. शेयर्स है ना, बोनस शेयर्स, 65E मिल जाएगा फिर, है जी. कैश बोनस शेयर्स बिल्कुल ठीक है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है अगेंस्ट कैश. तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? These are additional shares given to the current shareholders without any additional cost based upon the number of shares that the shareholders own. कि जी ऑलरेडी अगर आपके पास लेट अस से 10% शेयर होल्डिंग है तो जितने भी नए शेयर्स कंपनी बोनस शेयर्स में ऑफर करेगी, इफ आई एम 10% शेयर होल्डिंग तो नए शेयर में से 10% मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. दीज आर कंपनीज एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स. इसमें फ्रेश कैश नहीं आ रहा, कैश ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है. जो उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, यार ये वाला इसी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, नहीं ये बंद कर दीजिए. इसमें ना कैश इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को उसने सिर्फ कैपिटलाइज करके शेयर्स में कन्वर्ट कर दी और अपनी इक्विटी बेस बढ़ा ली है अपना. तो चूंकि कैश नहीं आ रहा इस वजह से बोनस शेयर्स के अगेंस्ट आपने ये नहीं देना. अनलेस एंड अनटिल कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना इसको कोई अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दे तो वो बादशाह बन लें, जो मर्जी कर लें अपना. अच्छा जी, ये एक ऑब्जर्वेशन थी ऑफिसर की कि जी उजरा पेमेंट्स इन इस्लामिक फाइनेंस जो जेनरिक टर्म होती है फॉर एनी सर्विसेज, उसको हम कह देते हैं फ़ी, इंग्लिश में फ़ी कहती हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में उसको उजरा कह देते हैं. एज अगेंस्ट दिस इजारा जो है आपका, इट इज़ अ टर्म ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह, लिटरली मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट. जिस तरह वो लीज रेंटल्स कहते हैं तो इस तरह उसको इजारा कह देते हैं, लेकिन उजरा जो है वो सर्विस चार्जेस हैं किसी चीज़ के. तो ऑफिसर कहता है कि जी एज पर नोट 38 एन अमाउंट ऑफ 61 million हैज बीन क्लेम्ड एज उजरा पेमेंट. नेचर एंड पर्पस ऑफ दिस एक्सपेंस इज नॉट एविडेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. प्लीज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ द एक्सपेंस सो दैट एनी एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेम मे बी लुक्ड इनटू. जहाँ पर कोई ऐसी टेक्निकल टर्म आ गई है जो विच इज़ बियॉन्ड योर नॉलेज या जिसकी नेचर का आपको नहीं पता लग रहा, तो आपने उससे पूछना है कि जी किस किस्म का एक्सपेंस है, ताकि उसकी एडमिसिबिलिटी आप डिटर्मिन कर सकें. ये नहीं कि जी टर्म टेक्निकल है, समझ नहीं आ रही, सर के ऊपर से गुजर गई तो इग्नोर कर दें. नहीं, आपने उससे लिख के पूछना है कि भाई मुझे बताएं है क्या ये. अगर वो प्लॉजिबली एक्सप्लेनेशन दे देता है, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन गुड इनफ,
नहीं देता तो आपने उसको रिजेक्ट कर देनी, ठीक है। टैक्स पेयर ने आगे से क्या कहा, अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बाद में देता हूँ। Taxpayer reply, the payments were made for the purchase of an asset under a lease and buyback agreement by a mudarba under Islamic mode of financing. It has been explained by the taxpayer that such payments do not attract the provisions of section 153 as provided in section 153 subsection 5 of the income tax ordinance, which provides an under, क्या था वो जी, the purchase of an asset under a lease एंड बायबैक एग्रीमेंट बाय मुदारबा, लीजिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। तो इसके ऊपर आपने 153 अप्लाई नहीं करना, ये 153 के अंदर ही लिखा होगा। बट हैविंग सेड दैट, यू नीड टू चेक द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू सी एडमिसिबिलिटी के जो 153 के अंदर जो कंडीशंस हैं वो आया फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। क्या ये वही ट्रांजैक्शन है जिसको उन्होंने ब्रॉडली वहाँ पे कवर किया है? द परचेज ऑफ एन एसेट अंडर अ लीज एंड बायबैक एग्रीमेंट बाय मुदारबा, लीजिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, या कुछ वायलेट हो गया। अगर वायलेट हो रहा है तो आपने कहना था कि जी विदहोल्डिंग करनी है, अदरवाइज नहीं थी अपना। यार पॉइंटर है दूसरा अपना, इसकी सेल खत्म हो गए। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आप किस सेक्शन में हिट करते हैं? हैं जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, पहले बताएं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल क्यों है? मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे अगर आपको किसी ने कहा कि जी 1 करोड़ रुपए मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? अमोर्टाइजेशन करते हैं हम सेक्शन 24 में जाके कि एनी एक्सपेंस जिसका अफेक्ट जो है बियॉन्ड 1 ईयर आ रहा है तो उसको हम वहाँ पे कैपिटलाइज करके वहाँ पे 10 से डिवाइड करके, अब लेटेस्ट साइड 25 हो गया, अब लेटेस्ट लॉ में अब 25 से पहले 10 से डिवाइड करते थे, अब मैक्सिमम उसकी लाइफ जो है 25 कर दी है। द प्रॉब्लम है इसके यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन 26 अगर आपके पास बुक्स हैं तो खोल लें ज़रा। 24 भी अपना आपके अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ें तो R&D को डील कर रहा है और 26 भी डील कर रहा है। अगर सेक्शन 26 से, अच्छा मैं निकाल के देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड मैं वो निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, अब वहाँ पे भी हो रहा है तो फिर ये कौन सा है? नहीं जी हाजी साहब, अब 24 में भी डील कर रहे हैं, पहले 24 पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। में वो कहता है कि जी इन दिस सेक्शन कॉस्ट इन रिलेशन टू एन इंटेंजिबल मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन इंक्वायरिंग और क्रिएटिंग द इंटेंजिबल। एक्वायरिंग है कि आपने ऑफ द शेल्फ ले लिया, और क्रिएटिंग द इंटेंजिबल है कि आप उसको खुद क्रिएट करनी है। तो इंटेंजिबल अगर कोई फार्मूला है, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव की है, कोई नया आपने डिज़ाइन बनाया है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही होगा ना। आपके कोई आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसके नतीजे में वो कोई नई चीज़ हुई ना, तो एक एक्विजिशन है और एक क्रिएशन है। तो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पर इन चीज़ों पे इंटेंजिबल क्या है, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला। अब ये ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, जब ये सारी चीज़ें या आप एक्वायर करेंगे ऑफ द शेल्फ या आप खुद क्रिएट करेंगे। तो खुद क्रिएट करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आपकी आ गई, ठीक है। विज़-अ-वी दिस, जहाँ पर हम इसको उस पर कर रहे हैं, सेक्शन 26 क्या कहता है? Scientific research. A person shall be allowed a deduction for scientific research expenditure incurred in Pakistan in a tax year wholly and exclusively for the purpose of driving income from the business. Scientific research means any activity
undertaken in Pakistan in the field of natural or applied sciences for the development of human knowledge, for the development of human knowledge, but for the purpose of ड्राइविंग इनकम। ह्यूमन नॉलेज आपने गवर्नमेंट की तरह कोई वैक्सीन नहीं बनानी है अपना कि जनरल पब्लिक पर्पस के लिए नहीं। डिस्पाइट एप्लीकेशन ऑफ दिस नेचुरल अप्लाइड साइंस और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग इनकम। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या है जी? साइंटिफिक रिसर्च ऊपर बता दिया, मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन और साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन इन पाकिस्तान for the purposes of developing the person business, including any contribution to a scientific research institution to undertake the scientific research, कि आप खुद कर लें या किसी से पेमेंट दे के आउटसोर्स करके करवा लें वो रिसर्च। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस अदर देन एक्सपेंडिचर इंकर्ड, इन चीज़ों को उसने निकाल दी है। फिजिकल कैपिटल एसेट्स जो है कि जी आपने वो इसमें से in the acquisition of depreciable asset or intangible, in the acquisition of immovable property, or for the purpose of ascertaining existence, location, extent and the quality of a natural existence। अब बताएं कि ये इधर डील होगा या उधर डील होगा। ये वन गो में दिया जाएगा या उधर जाके अपना 24 में दिया जाएगा। तो फिर उधर क्या देंगे? फिर लॉ में रिडंडेंसी तो नहीं हो सकती, तो फिर इधर क्या देंगे? तो फिर ये क्या है? इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। अब ये साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज तो इधर भी आ जाएगी इसके अंदर। ये जो है क्या कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स नेचुरल अप्लाइड साइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज and again for the purpose of your business। इस पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, लेकिन ऑफिसर्स का ख्याल ये है कि जनाब देंगे हम इसको 24 के अंदर ही, वन गो के अंदर इसको हम 26 में नहीं देंगे, देंगे 24 में ही। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के ब्रॉड पैरामीटर्स उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ है और किस किस चीज़ को आपने एक्सक्लूड कर देना उसमें से। कि जनाब उसने कहा कि जी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी, एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स और दिस, ये चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी जो चीज़ें आएंगी वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन देंगे हम 24 के अंदर ही। तो अभी आई एम येट टू सी कि कोई अपना ट्रिब्यूनल का या कोई हाई कोर्ट का डिसीजन हो जिसमें उसने कहा हो कि नहीं जी ये 24 में नहीं देना, ये वन सिंगल गो के अंदर आप 26 में ही दें। तो ऑफिसर्स का ख्याल है कि जी देना 24 में ही है, लेकिन वो जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि जी क्या साइंटिफिक रिसर्च है और कौन सी चीज़ों को आपने उसमें से निकाल देना है अपना। ठीक है, अभी तक मेरी नॉलेज में इसके ऊपर कोई कोर्ट केस आया नहीं कि उन्होंने इसको किस तरह इंटरप्रेट किया हो। क्यों हाजी साहब, आपकी नज़र से गुजरा है? अच्छा जी, एक और फेवरेट है जी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर्स। मल्टीनेशनल्स ऑफ द साइज ऑफ कोक, नेस्ले, टेट्रा पैक वगैरह, ये इनकी बिलियंस में रन करती है एडवर्टीजमेंट कैंपेन हर साल की। ठीक है, और हम इसको कहते थे कि जी ये 24 के अंदर हम आपको मोटाइज करेंगे, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 1 ईयर। और वो कहते थे कि नहीं जी इट्स अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हर साल हमें कमिट करना पड़ता है, तो आप हमें इसको एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको अलाउ करें। इस पे कोर्ट्स की कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं। एक केस के अंदर शायद पेप्सी या कोक, पेप्सी के केस के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट फैसला हो गया कि जी इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो ट्रिब्यूनल से हुआ था अपना हाजी साहब यहाँ? नहीं सर, वो आई.एन.आई.टी कोर्ट में ट्रिब्यूनल से हुआ था, तो हाई कोर्ट ने ना उसको परमानेंट ज्यूरिडिक्शन ही आई.एन.आई.टी चैलेंज कर दिया और करने नहीं दिए सर। ठीक है, इसके ऊपर इस्लामाबाद लाहौर ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का वारिद की केस के अंदर फेवर में डिपार्टमेंट के नहीं जी एडवर्टीजमेंट का जो इफेक्ट है वो आपका बियॉन्ड 1 ईयर जाना चाहिए। तो डिस्पाइट जिस वक्त मैं LTU में था वहाँ पे देयर वर कपल ऑफ कंपनी जहाँ पे हम ट्रिब्यूनल में केस हारे हुए थे। मैंने अपने केस के अंदर लकीली मुझे आई लेड माई हैंड ऑन दैट वारिद जजमेंट और मेरा उन्होंने अपहोल्ड कर दिया कि जी ठीक है लेटर इन टाइम की बेसिस पे जो है कि ये आपका 1 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है मैंने उसमें लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ली थी कि जी आज भी अगर आपने
ठंडी और मीठी बोतल पीनी हो तो आपके ज़हन में शेज़ान का नाम आता है। तो हाउ कम वो आपका इमेज कहाँ से बिल्ड हुआ है? वो किसी ज़माने में उसने एडवर्टीजमेंट की है एंड दैट इंप्रेशन हैज़ बीन बिल्ट ऑन योर माइंड एंड हेंस द रीज़न कि द इफेक्ट ऑफ दैट इज़ गोइंग बियॉन्ड 1 ईयर। तो येस, इट्स अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर कि हर साल आप करती हैं एडवर्टीजमेंट ताकि सेल लेवल सस्टेन हो, लेकिन उसका जो फॉल आउट है कि अगर आज मैं स्विच ऑफ कर दूं एडवर्टीजमेंट, कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या अगले साल उसकी सेलें ख़त्म हो जाएंगी? तो मैं कहती यहाँ तो ज़ीरो पे सेल चलेंगे फिर तो ठीक है। ये ज़रूर है कि उसकी सेलें आप पिछले साल से कम हो जाएंगी, लेकिन उसको ज़ीरो तक पहुँचते पहुँचते 5-10 साल लग जाएंगे। और वो 5-10 साल तक जो लोगों के ज़हन में, माइंड में जो इमेज बिल्ड हुआ है उस ब्रांड का ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो उसकी वजह से ऑल्दो ऑन अ डिक्लाइनिंग पेस लेकिन सेल्स होती रहेंगी। तो वो मेरे केस में एटलीस्ट अपना ट्रिब्यूनल में मेरे ख्याल में हाई उधर कमिश्नर अपील ने तो हमारे फेवर में दे दिया था। ट्रिब्यूनल आगे का नहीं मुझे पता कि अब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट फाइनलाइज हुई है कि नहीं हुई, लेकिन इसको आप एडवर्टीजमेंट उसको कर ले। जी हाजी साहब, सर वो चूँकि ये प्ले लेते हैं कि ये एक अगर ऐड हम बनाते हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती, वो पुरानी हो जाती है, तो फिर हमें हर साल ही नहीं करते। लेकिन वर्ड ऐड का नहीं है, वर्ड था अफेक्ट ऑफ दैट थिंग। 24 पढ़े ना आप, बंद क्यों हो जाता है वो? 24 आपका किधर गया? ये देखें किधर गया? 24 पढ़ दो। नहीं, वो किधर लिखा हुआ है कि इसका इफेक्ट 1 साल से ज़्यादा आ रहा है? ये इसको देखिए,